हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियस के ऊपर डिस्कस किया था। कैटायन, अनायन और एटम की किस प्रकार से रेडियस एक दूसरे से ज्यादा और कम होते बेटा। बेटा इस वीडियो के अंदर हम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा आपका ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री के अंदर लगभग 95% केमिस्ट्री के अंदर ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो टॉपिक है, ये क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता रहता है। यह बोल सकते हो बेटा कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर काफी ऐसे टॉपिक है बेटा जो इस आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या हो बेटा कि अगर आपको उन टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले आपको किसको समझना जरूरी होगा बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझना आपके लिए कैसा होगा, जरूरी होगा बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे बेटा कि ग्रुप और पीरियड के अंदर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो क्या रहता है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बेटा इन टॉपिक के अंदर आप एक बात दिमाग में डाल लेना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम जैसे जैसे टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे बेटा, केमिस्ट्री के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे तो हम एक बात बोलेंगे बेटा कि इस एटम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, ज्यादा है। तो वहां से काफी बात पॉइंट आउट करनी होगी बेटा कि इस एटम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा क्यों है, किस वजह से। तो उस वजह को मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ बेटा, फुल्ली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ढंग से सुनिएगा और समझिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपकी केमिस्ट्री के अंदर। लगभग काफी टॉपिक ऐसे रहेंगे बेटा जो इस वीडियो के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन के साथ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है भाई। तो देखिएगा, ये बेटा आपकी न्यूक्लियस है। सबको पता है बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बने होते हैं बेटा, सर्कुलर पाथ बने होते हैं जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है ये बात कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बने होते हैं बेटा, सर्कुलर पाथ बने होते हैं जिनमें सर्कुलर पाथ के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। बेटा इस सेल को हमने किसका नाम दिया था, इसको हमने दिया था आउटरमोस्ट सेल का नाम। किसका नाम दिया था बेटा, इसको हमने आउटरमोस्ट सेल का नाम। बेटा आपकी न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज बताया था, हमने पॉजिटिव चार्ज बताया था। इन सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो यहाँ पर कैसा चार्ज बताया था बेटा, हमने नेगेटिव चार्ज बताया था। ऐसे सुनते हुए चलना बेटा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। और सबको पता है बेटा जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इन सेलों में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी बेटा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ क्या किए जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट किए जाएंगे। अब एक बात अलग और बात है बेटा कि इस न्यूक्लियस की इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन होगी वो एक समान नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने क्लोज होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने क्लोज होगा उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, कम होगी। ये बात सुनते हुए चलना बेटा। क्या बोला बेटा मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब हम क्या करना चाहते हैं बेटा, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं बेटा। क्या करवाना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं। तो बेटा जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी आउटरमोस्ट सेल से रिमूव होगा। एक बात दिमाग में डालना बेटा, अगर मैं किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाऊंगा बेटा, रिमूव करवाऊंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा उसकी आउटरमोस्ट सेल से। तो आउटरमोस्ट सेल जो सबसे बाहर वाली सेल कहलाती है, उससे मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना चाहता हूं, रिमूव करवाना चाहता हूं बेटा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस एटम को
एनर्जी देता हूं बेटा। क्या देता हूं बेटा? मैं इसको एनर्जी देता हूं। वो एनर्जी क्या करेगी? जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा बेटा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को क्या करेगी? तोड़ देगी। और जैसी अट्रैक्शन टूटेगी, आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। और फ्री होते ही इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आपका रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एनर्जी सप्लाई की है, उसने दो काम किए हैं। एक काम क्या किया है? पहला काम तो ये किया है कि उस एनर्जी ने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन थी, जो अट्रैक्शन थी, उस अट्रैक्शन को तोड़ा है। और फिर थोड़ी बहुत एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देकर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो जितनी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया? एटम को छोड़कर बाहर निकल गया, वही एनर्जी आपकी कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी? तो वो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? देखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost cell electron from an isolated gaseous atom। ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, उस अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता, उस अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता which is required to remove outermost cell electron, जो किसी भी outermost cell के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कैसे हो? जरूरी हो। कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा? वो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी बेटा। दोबारा से सुनिएगा बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी एटम, कौन सा? गैसेस एटम के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है बेटा, वही एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाती है? उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? वो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होगी बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है बेटा, वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपकी न्यूक्लियस, ये आपकी पहली सेल, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी सेल, इसमें मान लो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मान लो आपकी तीसरी सेल, मान लो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने एनर्जी दी और एनर्जी लेकर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ बेटा? बाहर निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई के द्वारा। आई यहां से एंथैल्पी का ई, यानी कि आई ई का मतलब हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यहां पर मैंने क्या लिखा है? IE1। तो इसका मतलब क्या है? 1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट। और ये क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई है बेटा, वो क्या कहलाएगी? उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नंबर आता है किसका? दूसरे इलेक्ट्रॉन का। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी बेटा, वो क्या कहलाएगी? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी बेटा? वो आपकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, वो क्या कहलाएगी बेटा? आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी बेटा? वो आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, क्या कहलाएगी? फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पांचवी इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा, बाहर वाली सेल के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बाहर वाली सेल ऑटोमेटिकली क्या हो गई? खत्म हो गई।
हो गई बेटा, ये सेल क्या होगी आपकी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। अब बाहर वाली सेल कौन सी बन चुकी है, अब बाहर वाली सेल ये बन चुकी है, अब ये आउटर मोस्ट सेल हो गई बेटा। अब ये क्या हो गया आपकी आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि जो सबसे बाहर वाली सेल थी वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो गई, क्योंकि वहां से सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके तो वो सेल खत्म हो गई। अब बाहर वाली ये बन गई, अब इसके जैसे सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी, फिर बाहर वाली ये बन जाएगी, फिर इसके भी सारे चले जाएंगे, तो एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा बेटा। तो अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, अब मैं 5वां निकालूंगा तो क्या बन जाएगी, फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। छठा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, सिक्स्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस प्रकार से करते हुए अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इस प्रकार से करते हुए अगर मैं क्या करूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं बेटा, निकाल दूं, तो वो कहलाएगी बेटा आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी बेटा, वो आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो बेटा। तो कोई आपसे पूछेगी व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि भाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है तो वो कौन सी कहलाएगी, उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। दो इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या बोलेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सारे इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं बेटा कि वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बेटा। तो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहला फैक्टर लेते हैं, पहला फैक्टर लेते हैं बेटा जिसका नाम है एटॉमिक साइज। क्या नाम है जिसका, एटॉमिक साइज। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एटॉमिक साइज में क्या कुछ बोला गया है। भैया एटॉमिक साइज है, साइज ऑफ एटम एक बात करता है। एटॉमिक साइज में क्या बोला गया बेटा, देखो अगर ये आपकी न्यूक्लियस और एटम का साइज है स्मॉल, तो स्मॉल साइज कब होगा, जब नंबर ऑफ सेल कम होंगी। ये ऑर्बिटल सेल, ये आपका एटम, ये नंबर ऑफ सेल्स होंगे बेटा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, आउटरमोस्ट सेल से ही तो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, आउटरमोस्ट सेल से ही जाएगा। यहां पर आउटरमोस्ट सेल भी है और यहां पर आउटरमोस्ट सेल भी होगी बेटा आपकी। अब एक बात बताओ, यहां पर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की वो कम है और यहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब थोड़ी देर पहले हमने बोला था बेटा कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी, और जितनी कम अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जितना बड़ा साइज होगा ना, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ है, जो अट्रैक्शन है, वो क्या होगी बेटा, उतनी ही कम होगी, और जितनी कम अट्रैक्शन होगी उतनी ही आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अंदर बोल सकते हैं बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर बोल सकते हैं कि आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, साइज के। आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। अगर आपका साइज बहुत बड़ा होगा, एटम का साइज क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा होगा, तो एटम का साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी आउटरमोस्ट सेल तक। तो जितनी कम इंटरेक्शन होगी उतनी ही कम एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा बेटा। लेकिन अगर एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, अगर एटम का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर एटम का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, और जब डिस्टेंस कम होगी तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों पर जो पकड़ होगी, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर जो इंटरेक्शन होगी, जो पकड़ होगी, वो क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी। और जब पकड़ बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या देनी होगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी होगी, और वही एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसके अंदर बोलेंगे स्मॉल विद द साइज ऑफ एटम,
high with the interaction between the nucleus and outermost electron. एटम का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी. सो large amount of energy is required to remove the electron from the outermost cell. इसलिए outermost cell से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए बेटा, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा. किसकी वजह से? क्योंकि इंटरेक्शन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है. सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, हाई, ज्यादा हो जाएगी. अपोजिट बोलना चाहिए तो अपोजिट तो बेटा इन द लार्ज साइज एटम the distance between the nucleus and outermost electron increase. बेटा बड़े साइज के एटम के अंदर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाती है, इंक्रीज. सो द लेस बी द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. जिसके कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो इंटरेक्शन वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है. एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव. और इस इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या किया जा सकता है, रिमूव. सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम. तो यहां से एक बात दिमाग में डाल लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, जितना छोटा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा. इसका कारण मैं यहां पे समझा चुका हूं बेटा. जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा. न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. जितने अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्लोज रहेंगे उतनी ही ज्यादा इनमें क्या रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी. और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन रहेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल रहेगा. और जितना मुश्किल रहेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन डिमांड में लेकर आता है. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. और अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा दूं, अगर मैं ये डिस्टेंस क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं. डिस्टेंस इंक्रीज कब होगी, जब साइज इंक्रीज होगा. तो डिस्टेंस जब इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी वो ज्यादा हो जाएगी. और जब ज्यादा दूरी होगी तो ये जो इंटरेक्शन है ये कैसी हो जाएगी, कम होगी. और कम इंटरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कम एनर्जी पर ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा. तो पहला फैक्टर आता है बेटा कि आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज पर क्या करती है, डिपेंड. और कैसे डिपेंड करते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है. दूसरा लेते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज. सेकंड लेते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज. ये आपकी न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं बेटा. ये दूसरी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं बेटा. मान लो इस न्यूक्लियस के ऊपर 15 चार्ज है, इस न्यूक्लियस के ऊपर मान लो 20 चार्ज है. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है. अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर भी 2 सेल है, यहाँ पर भी 2 ही सेल है. ठीक है. अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो 15 2 सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ पर 20 2 इलेक्ट्रॉन को 2 सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. तो कौन ज्यादा खींच पाएगा, 20 वाला ज्यादा खींच पाएगा. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी तरफ खींच पाएगी. और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा. तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि हाई बी द न्यूक्लियर चार्ज, हाई बी द न्यूक्लियर चार्ज, हाई बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी. कि जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा. और इसका कारण हमने बताया था कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियस उतनी ही स्ट्रांगली क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. दोबारा से सुन लो कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इसका मतलब क्या है बेटा, न्यूक्लियस का पावरफुल होना. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का क्या होना, पावरफुल होना. अगर न्यूक्लियस पावरफुल है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी. और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी तो मान लो आपकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई. तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता महसूस होगी. तो जितनी पावरफुल न्यूक्लियस होगी उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. और पावरफुल कब होगी, जब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, उस पर ज्यादा होगा बेटा. थर्ड पॉइंट लेते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेटा एक बात सबको पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड,
atomic orbital have greater stability. हमने बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस पॉइंट को दोहराया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हो जाते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, और जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। बेटा दोबारा से दिमाग में डाल लो, ये पॉइंट हर जगह काम में आएगा कि जो ऑर्बिटल कैसा होगा, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होगा। जो ऑर्बिटल कैसा होगा, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। बात तो ये पॉइंट दिमाग में डालो कि जो ऑर्बिटल आपका हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा, उतना ही मुश्किल होगा। मुश्किल होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करना होगा, खर्च करना होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बेटा पॉइंट क्लियर है? तो जितनी ज्यादा आयनाइजेशन जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी बेटा, जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होगा, या तो फुल्ली फील्ड होगा या फिर क्या होगा बेटा, हाफ फील्ड होगा। क्लियर है? तो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण एटम के पास स्टेबिलिटी होती है, और जो एटम स्टेबल हो जाता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। बेटा ये सारे पॉइंट दिमाग में आ जाने चाहिए बेटा, जब इस टॉपिक को मैं फिनिश करूंगा तब। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा आप इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो और आप इसे शील्डिंग इफेक्ट भी आप बोल सकते हो बेटा। तो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट सेल है, ये आपकी सेल होगी बेटा। सभी सेलों में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मैं सारे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा सबका, बाकी सबको पता है कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस क्या करती है बेटा, न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि न्यूक्लियस पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया बेटा आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा, आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। अब जब ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जाएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जब ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जाएगा तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी क्या होता है कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये तीनों आपके कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन से हो गए बेटा, ये आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन हो गए बेटा, आपके अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हो गए। तो जैसे बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जाता है, तो उसी समय अंदर वाली सेल के द्वारा बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिपेल किया जाता है। ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोला गया है कि जैसे ही न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तो अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को उतना ही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बेटा जो रिपल्सन अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर लगाई जाती है, वही रिपल्सन आपकी क्या कहलाती है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, वही रिपल्सन आपकी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। अब एक बात बताइएगा, अगर ये रिपल्सन ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आने की बजाय न्यूक्लियस उतना ही दूर चला जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझो। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो रिपल्सन लगाई जाती है, उस रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रीनिंग या
शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि ये आपके कौन हो गए, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका कौन हो गया, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे समझिएगा, ये आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचती है, इसको भी अपनी साइड में खींचती है। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जाएगा तो उसी समय ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के क्लोज आने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये रिपल्सन ज्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आने के बजाय न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कब बढ़ेगी, जब ये रिपल्सन ज्यादा होगी, और यही रिपल्सन क्या कहलाती है, आपके स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हाई बी द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, लो बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लास्ट और फाइनल लेते हैं बेटा, जिसका नाम है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। लास्ट और फाइनल क्या नाम बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पांचवा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अब देखिए बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या आपको बोला है बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब बोला गया है कि न्यूक्लियस के द्वारा, अगर ये आपकी न्यूक्लियस है और ये आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है, कौन सा, ये आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है, और इस न्यूक्लियस के द्वारा इस आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली खींच लिया जाता है बेटा। कैसे खींच लिया जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को, हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि अब बताओ बेटा, ये आउटरमोस्ट है तो इसके अंदर इनर मोस्ट भी तो होंगे ना, इसके अंदर क्या होंगे बेटा, आपके इनर मोस्ट भी होंगे। यानी कि आपकी न्यूक्लियस इन सभी इनर मोस्ट ऑर्बिटल को भेदते हुए बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रही है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बोलेंगे। अब एक बात दिमाग में डालो बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट उस ऑर्बिटल में ज्यादा होगा जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने क्लोज रहेगी, और न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहती है बेटा आपकी एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, किसकी बजाय, पी की बजाय, किसकी बजाय, डी की बजाय। और सबसे कम पेनिट्रेशन इफेक्ट किस में होगा बेटा, आपके एफ में होगा। दोबारा से सुन लो बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस में पाया जाता है, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में। अब इसका मतलब क्या है, पेनिट्रेशन मतलब अभी बताया था न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर मजबूती से पकड़ होना बेटा, तो एस में सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज हैं, और जब न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज हैं तो उनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि एस ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी पी, डी और एफ ऑर्बिटल से क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ रहे बेटा कि एस ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। और जब इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने के कारण पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है बेटा, ज्यादा है। तो जब पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिमूव करना इम्पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी बेटा, एस ऑर्बिटल की होगी, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, आपके एफ ऑर्बिटल की होगी बेटा। तो ये था बेटा आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक, और वो फैक्टर जिन फैक्टर के ऊपर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से क्या करती है बेटा, वेरी करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के ऊपर बेटा, कि ग्रुप के अंदर मूव करते समय आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज होती है या क्या कुछ होता है, पीरियड के अंदर मूव करते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या कुछ असर होता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमारे पास आएंगे बेटा, उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और वो फैक्टर्स जो फैक्टर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना बेटा, थैंक यू।